3 दिन पहले मैं एक सफर पर निकला था, जहां मंजिल सिर्फ एक गांव तक पहुंचना नहीं थी, बल्कि उस दुनिया को देखना था जो आज भी समय से कई कदम पीछे है। थमसर पास की कठिन परीक्षा पार करने के बाद आज की सुबह है बड़ा भंगाल में, एक ऐसा गांव जहां आज भी मूलभूत सुविधाएं जिंदगी और मौत की कीमत पर मिलती हैं, जहां जिंदगी पहाड़ों की रफ्तार से चलती है और जहां हर मुस्कान के पीछे संघर्ष की एक कहानी छुपी होती है। आज हम जानेंगे बड़ा भंगाल की संस्कृति, यहां के लोगों की जिंदगी, और फिर शुरू होगी वापसी एक नए रास्ते से, नया ग्राम चंबा की ओर। तो आइए इस हिमालयन सफर के आखिरी अध्याय की शुरुआत करते हैं। नमस्कार साथी, एक बार फिर से स्वागत आपका मेरे इस YouTube चैनल में। तो साथी, अभी मैं हूँ लोअर बड़ा बंगाल में और मैं सबसे पहले फ़ोन करने के लिए जा रहा हूँ अपर बड़ा बंगाल में। तो अभी मुझे यहाँ से अपर बड़ा बंगाल तक पैदल जाना है। तो रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ। अभी सुबह सुबह के 6:45 बजे हैं और ये देखिए, ज़्यादातर अभी जो राजमार्ग वगैरह लगाए गए हैं लोगों के द्वारा। तो इस तरफ रह गया साथियों लोअर बड़ा बंगाल और ये है अपर बड़ा बंगाल के लिए रास्ता। तो ये जो रास्ता है, यहाँ से हम लोग कल आए थे और वो सामने एक छोटा सा ब्रिज है और बहुत ही रिस्की ब्रिज है भाई। तो कल उस ब्रिज को क्रॉस करके यहाँ पे आया था और बीच में एक जगह नाला भी पार करके आना पड़ा, क्योंकि वहाँ से जो पार करने के लिए जुगाड़ बनाया था बहुत ही कच्चा था। तो सभी लोग नाले को पार करके आए और यहाँ पे देखिए हर जगह पे आपको ऐसे पानी का स्रोत मिल जाएगा। अब अपर बड़ा बंगाल के लिए ये खड़ी सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी और अपर बड़ा बंगाल और लोअर बड़ा बंगाल के बीच में 5 मिनट का ट्रैक है, दोनों को 5 मिनट का ट्रैक जोड़ता। तो चलिए अभी चढ़ते हैं। अभी एंट्री हो चुकी है अपर बड़ा बंगाल में। यहाँ पे जो सभी घर हैं वो लकड़ी और पत्थर की मदद से बने हैं और जो छत है वो भी लकड़ी वाली है। तो दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए किस तरीके की छत है। तो सबसे पहले ढूंढते हैं टेलीफोन वाला घर कौन सा है, सैटेलाइट फोन जिसके पास है। तो साथियों, अभी बड़ा बंगाल में जहाँ पर सैटेलाइट फ़ोन है वहाँ पर मैं खड़ा हूँ। तो इस घर में बड़ा बंगाल में सैटेलाइट फ़ोन है। तो अभी मैंने कॉल की है घर में, 3 मिनट करी है कॉल और 75 रुपये लगे हैं। 25 रुपये पर मिनट के हिसाब से लेते हैं और कॉन्टैक्ट हो गया, अच्छी बात है। घर वालों को भी चिंता नहीं होगी और आप भी बड़ा बंगाल आते हैं तो यहाँ पे आके कॉल कर सकते हैं। अपर बड़ा बंगाल में ये घर है और किसी से पूछ सकते हैं कि फ़ोन किसके पास है। तो गांव में एक ही घर है जिसमें ये कॉल की सुविधा है। तो चलिए अभी और चीज़ें दिखाते हैं आपको। तो साथ ही भी अपर बड़ा बंगाल में मैं बैठा हूँ और जहाँ पे सैटेलाइट फ़ोन है वहीं पे बैठा हूँ और ये भाई जी से बात करते हैं और जानते हैं इस गांव के बारे में और इस गांव का जो अभी मुख्य व्यवसाय है और जो भी यहाँ पे मुश्किल है, जो भी यहाँ पे सुविधाएं हैं वो किस तरीके की हैं। और ये भाई जी हमारे पास। भाई जी अपना नाम बता दें। राय सिंह। भाई जी का नाम है राय सिंह और हम इनसे जानते हैं कि पहले आप अपनी तरफ से बताओ ना कि भाई गांव में रहन सहन कैसा और क्या क्या करते रहो। तो यहाँ का रहन सहन बस कृषि है, क्योंकि साल की यहाँ एक ही फसल होती है, क्योंकि सर्दियों में जो है बर्फ पड़ जाती है। तो इस कारण जो है यहाँ का साल का एक ही फसल आती है। अच्छा, 2 लोग यहाँ पे रहते हैं, उनको क्या मुश्किल आती है ज़्यादातर नॉर्मली यहाँ से सर? क्योंकि ऐसे तो यहाँ कोई फर्स्ट एड नहीं है कि यहाँ अगर कोई लोगों को कुछ हो जाता है तो फर्स्ट एड भी ज़रूरी होती है। अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो भी सरकार से भाई चोपर लगवाना पड़ता है, तो जिसके जरिए जो है नीचे ले जाना पड़ता है। अदरवाइज कई बार मौसम ख़राब होने के कारण चोपर नहीं पहुंचता है, तो फिर जो है लोग इकट्ठे होकर के उनको उठा करके होली में पहुंचाना पड़ता है, तो वहाँ से फिर गाड़ी में ले जाना पड़ता है। तो ये जो इलाका है ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का लास्ट
तो यहाँ पे जो अभी मैंने सुना कि डिपो का जो राशन है वो थमसर से ही आता है। बाय थमसर। तो आपको मैं भी बता देता हूँ साथियों कि यहाँ पे जो राशन आता है वो 6 महीने का इकट्ठा आता है। साल का इकट्ठा आता है। तो यहाँ पे जो घोड़ों के द्वारा साल का इकट्ठा राशन आता है और एक एक परिवार को पूरे साल का राशन दिया जाता है। इकट्ठा भी। तो थोड़े दिन पहले यहाँ पे एक स्कूल भी था और 6 महीने स्कूल इधर चलता था, 6 महीने उधर चलता था। तो अभी क्या है स्कूल की कंडीशन? क्योंकि स्कूल जो है पिछले साल बाढ़ आने के कारण जो बह चुका है, तो जिस कारण यहाँ स्कूल की बिल्डिंग ना होने के कारण बच्चों को जो भीड़ में सेफ्टी करती है। तो अभी सारे बच्चे चले गए उधर। अब नीचे है क्योंकि अब छुट्टियाँ पड़ गई, तो अब छुट्टियों में यहाँ आ गए हैं पिछले 1 महीने के लिए। तो उसके बाद जो है फिर बच्चों को नीचे पढ़ाई के लिए जाना। अभी जो इधर कृषि है, कृषि में कौन सी फसल अभी ज़्यादा होती है? कृषि में ज़्यादा करके राजमा, आलू, मक्की मेन फसल जो है इस टाइम में ही बीजते हैं। तो एक बात और है साथियों कि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि फल फ्रूट के काफ़ी पेड़ हैं यहाँ पे, जैसे खुमानी है और जो सेब है ज़्यादातर, काफ़ी ज़्यादा पेड़ है यहाँ पे। तो उनके बारे में जानते हैं कि कैसे उनको निर्यात किया जाता है। तो फसल तो बहुत होती है लेकिन आने जाने के साधन नहीं है। जिस टाइम जो ये पूरा सेब तैयार होता है उस टाइम जो है थम्स जोत बंद हो चुका होता है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा बर्फ होने के कारण घोड़े जा नहीं सकते हैं। बाया चंबा रास्ता ख़राब है, तो जिस कारण जो है यहाँ का बस सेब वगैरह, खुरमानी वगैरह सारी ऐसे ही रखना पड़ती है, क्योंकि लोगों के पास उतना साधन ले जाने के लिए है नहीं। तो अभी सेब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ लगता है, तो ज़्यादा सेब हो जाता है उसका क्या करते हैं आप? बस ऐसे ही कहाँ डालेंगे, उठा के इतना ले नहीं सकते हैं, कहाँ ले जाएं उसको। रास्ता अगर ठीक होता तो उसको ले जा सकते हैं, खच्चरों के द्वारा ले जा सकते हैं, लेकिन रास्ता ठीक है नहीं, तो इस कारण जो इसको यहीं रहना। कोई सड़ जाते हैं, कोई कुछ हो जाते हैं, कुछ लोगों को खिलाते हैं। तो यहाँ पे जो सेब है वो काफ़ी भारी मात्रा में होते हैं। तो ज़्यादातर जो सेब है यहाँ पे खुद ही यहाँ पे खाए जाते हैं, कभी सुखाए जाते हैं, लेकिन यहाँ से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, क्योंकि यहाँ से जो कैरेज है काफ़ी पड़ता है और थमसर से उस तरफ ले जाना, फिर सेब को कभी बर्बादी होगी और वो सेब किस भाव पड़ेंगे फिर आगे कोई पता नहीं। तो अभी भाई से जानते हैं कि जो यहाँ पे सड़क की सुविधा नहीं होने के कारण किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और सड़क बनने के लिए आगे क्या भाई प्रक्रिया जारी है कि नहीं है। तो सरकार से मांग तो की हुई है। हाँ जी। धारडी के पीछे ग्रोंटा के पास पहुंच चुकी है ये सड़क, आगे भी कार्य जारी रहेगा। सरकार से मांग की है कि आगे क्या होता है। और एक बात और है साथियों कि यहाँ तक आने के लिए कितने दिनों का सफ़र तय करना पड़ता है। अगर छोटा बंगाल की तरफ से यहाँ पे आता है तो कितने दिनों का सफ़र करना पड़ता है बाय रोड और बाया यानी कि थमसर पास? 3 दिन का सफर तय करना पड़ता है। कैसे कैसे? B2 प्लाचक, फर्स्ट डे पहला एक डे, दूसरे दिन पे नेटू, प्लाचक टू नेटू, और तीसरे दिन फिर नेटू टू बड़ा बंगाल में पहुँचते हैं। और अगर आप चंबा से आते तो? चंबा से फर्स्ट डे जो है नाइट में आते हैं, दूसरे दिन धारडी में ठहरते हैं, तीसरे दिन यहाँ पहुँचते हैं। 3 दिन का सफर तय करना ही पड़ता है। और जो यहाँ पे मार्केट है नियर बाई, जो मार्केट जहाँ पे भी आप जा सकते हो वो कितने दूर है यहाँ से? कोई भी मार्केट तो यहाँ से काफ़ी दूर है, क्योंकि बड़ा बंगाल टू होली ये क्या 2 दिन लग सकते हैं। तो जो नियर बाई मार्केट है वो करीब 2 दिन की दूरी पे है, और अगर थमसर से आते तो भी 2-2.5 दिन या फिर 3 दिन दूरी पे है। तो इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ता है साथियों को। भाई जी से जानते हैं कि अगर कोई टूरिस्ट यहाँ पे आता है तो यहाँ पे रहने का क्या प्रबंध है और खाने पीने का क्या प्रबंध हो सकता है? यहाँ खाने पीने के लिए जो लोग कर देते हैं, यहाँ फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस है, जंगलात वालों का। लोग जो आते हैं वहाँ पर ठहरते हैं, और उनको कईयों के पास तो अपने साथ में ही होते हैं खाने पीने का सामान, लेकिन कई जो है लोगों को यहाँ डिब्यूट करना पड़ता है, एक दूसरे के ले लेते हैं। तो जैसे मेरी तरह कोई बंदा आ गया, किसी से कांटेक्ट कैसे करना है भाई, मेरे को भाई रूम राम ढूंढ दो? तो ऐसे है फॉरेस्ट वालों से पता कर जाते हैं। यहाँ वन मंत्री विभाग के 2 कर्मचारी हैं, तो उनके पास ही। अगर गांव में किसी भी व्यक्ति से बात कर दी जाती है तो वो उनसे बात करवा देते हैं? अच्छा। तो कोई भी यहाँ पे टूरिस्ट आता है, कोई भी साथी आता है और यहाँ पे रहने और खाने पीने की सुविधा के बारे में जानना चाहते तो आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात कर सकते हैं, वहीं पे रूम वगैरह हैं। और गांव में किसी भी व्यक्ति से आप बात करते हैं तो आपकी बात वो फॉरेस्ट वालों से करवा सकते हैं। तो टाइमली पहुँच जाएँ ताकि आपको फिर रूम वगैरह ढूंढने में दिक्कत ना हो। अगर लेट पहुँचेंगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो साथियों, ये जो नदी के बहाव के कारण कटाव हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि ज़्यादा कटाव हुआ है।
तो वो सामने हेलीपैड है और हेलीपैड के सामने एक जो बाउंड्री लगी है इसके इस तरफ ही था यहाँ का स्कूल, और स्कूल का भी नामो निशान भी नहीं बचा है। तो जो पिछली बरसात में जो पानी आया ज़्यादा उसमें स्कूल वगैरह सब कुछ चला गया है। तो इसी वजह से जो अब जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते थे उनको अब शिफ्ट कर दिया गया है बीड़ में। तो उनको बच्चों को बीड़ में शिफ्ट कर दिया गया, अभी इस तरफ उनको नहीं लाया जाता है। अभी आए हैं बच्चे लोग तो छुट्टियां हैं उसी कारण आए हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे अब बच्चे नहीं रहते जो पढ़ने वाले हैं। तो इस जगह पे 3 नदियाँ इकट्ठी होती हैं, एक थॉमसन नाला और एक काली हनी नाला और एक रावी नदी। तो नीचे तीनों एक होकर के फिर रावी बना के चलती हैं। अब यहाँ से निकलते लेते ही भाई से इजाज़त, और बाकी गांव में थोड़ा सा घूम लेते हैं, देखते हैं और क्या क्या मिलता है, और उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से थोड़ी देर में। तभी भाई जी से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ली है और काफ़ी चीज़ें बताई है उन्होंने, और अब घर वालों को इन्फॉर्म कर दी है तो थोड़ा सुकून आ रहा, नहीं तो टेंशन थी कि वो पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे कि 2 दिन से कोई कांटेक्ट नहीं होता। तो इस तरीके का रास्ता है भाई, इस तरीके के यहाँ पे घर हैं, ये देखिए। तो भाई लोग अभी गांव के अंतिम सिरे पे पहुंचा हूँ, बड़ा बंगाल जो अपर बड़ा बंगाल है उसके, वहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ तक जाते हैं फिर वहाँ से वापसी करते हैं। चलिए। तो भाई लोग गांव के ज़्यादातर लोग सुबह सुबह काम काज में जुट गए हैं अपने पशु को चारा लाने के लिए और बाकी चीज़ों में। अभी मंदिर थोड़ा सा ही दूर रह गया है, मंदिर में पहुंचेंगे फिर दिखाते हैं, मंदिर के दर्शन करवाते हैं। तो इस तरफ रह गए भाई अपर बड़ा बंगाल, और यहाँ पर आगे आगे मंदिर। तो भाई लोग अभी पहुंचा हूँ मैं बड़ा बंगाल के एक बिल्कुल एज पे, यहाँ पे है मंदिर भगवान भोलेनाथ का। ये भगवान भोलेनाथ का मंदिर है और यहाँ पे बहुत ही सुकून भरा समय मेरा बीत रहा है अभी। तो अभी यहाँ पे बैठे हैं सुभाष भाई के साथ, और सुभाष भाई से जानते हैं कि गांव में क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं। जी सुभाष भाई बताइए। तो पहले तो बताइए कि भाई गांव में सबसे ज़्यादा मुश्किलें किस चीज़ की आती हैं? मुश्किल रास्ते की है, ज़्यादा रोड नहीं है, 3-4 दिन पैदल चलना पड़ता है गाँव पहुँचने के लिए, और रास्ते की हमें बहुत प्रॉब्लम है। तो जो राशन आता है कैसे आता है? बस घोड़े खच्चर से आता है हमारे पास। कहाँ से आता है? बायाथम से आता है, ज़्यादातर बायाथम से ही आता है। और ये कांगड़ा में होने की वजह से सारा राशन कांगड़ा से आता है? कांगड़ा से आता है। तो अभी जैसे राशन नहीं आ रहा तो कैसे अभी जीवन व्यतीत हो रहा है? जैसे अपना ये खेती बाड़ी हुई है तो उसका गुजारा कर रहे हैं अभी। तो अभी जो राशन आएगा कितने दिन के लिए आएगा? हमें साल एक ही साल आता है। अभी आएगा तो पूरे साल का आएगा? पूरे साल का आता है। तो कितने परिवार है अभी इधर? परिवार तो 60-70 परिवार हो गए यहाँ पर अभी। अच्छा। तो अभी यहाँ पे फिलहाल 60-70 परिवार रह रहे हैं, लेकिन गांव में जो घरों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है, कुछ लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं, कुछ लोग अभी आएंगे थोड़े दिनों के बाद। और भाई से जानते कि भाई यहाँ पे अभी जो मेन फसल हो रही है वो क्या हो रही है? मेन फसल राजमा ये यहाँ पर मक्की राजमा। और उसके दूसरे टाइम पे तो इधर बर्फ पड़ जाती है। फिर दूसरे टाइम एक ही साल की एक ही फसल देते हैं। और साल के कितने महीने इधर लोग रहते हैं? 6 महीने यहाँ रहते हैं, 6 महीने नीचे देते हैं। अच्छा। जैसे गांव में यहाँ रहते हैं, मतलब भीड़ मतलब पशु यहाँ पर रहते हैं हमारे आदमी। तो अभी जैसे इधर वो यहाँ पर हमारी
यहाँ रहते हैं, थोड़े आदमी रहते हैं। तो अभी जैसे स्कूल इधर से अभी वॉश आउट हो गया है, बहुत शॉर्ट हो गया। तो उस चक्कर में भी बच्चों को क्या विषय, कैसे बच्चे पढ़ते हैं? बच्चे तो विषय भी तो नीचे पढ़ रहे हैं। ऐसे स्कूल का आया था, सीएम आए थे, उन्होंने रखी है इंतजाम यहाँ पर स्कूल के लिए। अच्छा बिल्डिंग बढ़ेगी स्कूल की। अच्छा। तो स्कूल का मैंने पीछे भी सुना कि स्कूल के तो अभी शिफ्ट कर दिया गया है उधर बीड़ साइड में। अभी बाद में अभी सीएम साहब आए थे तो इधर स्कूल का थोड़ा बहुत जुगाड़ करा है। अब पता नहीं यहाँ पे अभी क्लासेस चालू हुई नहीं है वैसे अभी सीएम जी यहाँ पे रह के गए, कितना टाइम यहाँ व्यतीत कर गए और क्या क्या सुविधाएं हैं बोल के गए? सुविधा तो बहुत ही, हमने सड़क के लिए दी है, ऐसे जैसे बिजली के प्रबंध करके गए हैं, और जैसे 1500 दिया है महिलाओं के लिए, हर महिला को। हाँ जी। 10 करोड़ दे के गए हैं सड़क के लिए। हाँ जी। और वो जो दरड़ी से इधर बनेगी। हाँ जी। तो सबसे मूलभूत सुविधा एक्चुअली सड़क में ही है साथियों। तो सड़क के लिए भी 10 करोड़ का जो धनराशि दे के गए हैं। संचार की सुविधा नहीं है सर, किस चीज़ की? टेलीफोन की सुविधा नहीं है यहाँ पर, थोड़ी नेट की प्रॉब्लम है थोड़ी यहाँ पर। कॉल बहुत महंगी पड़ती है यहाँ पर, 25 रुपये। अभी मुझसे भी 25 रुपये को मिनट के लेके लिए थे भाई बंदे ने। तो यहाँ पे एक नेटवर्क की सुविधा सबसे मेन है और एक सड़क की सुविधा सबसे मेन है। सड़क तो शायद पीछे से बन रही है, लेकिन ये कांगड़ा में होने की वजह से शायद इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्योंकि इस वाला एरिया जो चंबा वाला लगता है, तो चंबा वाले अपनी साइड तो बना रहे हैं लेकिन कांगड़ा वाली साइड में नहीं बना रहे। तो बाकी अभी देखते आगे, सीएम जी करके गए, वादा होता है कि नहीं होता है। बाकी देखते हैं गाँव में बाकी जगह जा करके क्या क्या होता है। तो अभी गांव के कुछ लोकल्स के साथ बात करी तो काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे जीवन व्यतीत करने का उनका मुख्य साधन जो कृषि है, और बाकी आप उसमें बातचीत कर लेते हैं भाई। तो ये जो है एक पावर हाउस है छोटा, यहाँ पे एक पावर हाउस लगाया गया था जिससे पूरे गांव को बिजली मिलती थी। करीब 8 से 10 साल इस पावर हाउस ने सर्विस करी, और पीछे से लाइन टूटने या फिर कुछ कारण की वजह से ये पावर हाउस जो अभी बंद है। तो पिछले 8 सालों से अब जो बिजली है इस गाँव में सिर्फ सौर ऊर्जा पे निर्भर है। तो ये लाइन तो डली आप देख सकते हैं, लेकिन अभी ये टूट चुकी है। तो अभी अपर बड़ा बंगाल में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, और यहाँ पे है जो देवता अजय पाल का मंदिर है यहाँ पे, जो कि पलाचक में भी था जहाँ पे हम आ रहे थे लास्ट टाइम। और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देवता है या फिर जो स्थान देवता रखता है, ये अजय पाल महाराज जी का ही स्थान है। गाँव के लिए सबसे महत्वपूर्ण देवता जी है। साथ ही अभी मैं बैठा हूँ अपर बड़ा बंगाल में, जहाँ पे एक किराना की शॉप है, और ये एकमात्र ही शॉप है जो कि अपर बड़ा बंगाल में है, और एक शॉप जो है नीचे लोअर बड़ा बंगाल में है। और यहाँ पे देखिए किस तरीके की शॉप है, जो बेसिक नीड का सारा सामान यहाँ पे मिल जाएगा। भाई आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम चूड़ राम है। तो भाई जी की दुकान में बैठे, चूड़ राम भाई जी की दुकान में। इनसे जानते हैं कि यहाँ पे जो सामान लाया जाता है उसमें कितना कैरेज पड़ता है, और ये कहाँ से सामान आता है। इसमें देखिए पर किलो पर 40 रुपये पड़ते हैं कैरेज। अच्छा। बाय थम से 40 पड़ता है, हाँ। और बाय चम्बा में 35 पड़ता है। अच्छा। पर किलो पर। अच्छा। और बाकी उसका कैरेज निकाल के फिर थोड़ा अपना भी कमीशन होता है ना। हाँ जी। तब जाके सामान पूरा होता है यहाँ के। अच्छा, 1 किलो में कितना बंदों को कितने पे पड़ता था? जैसे पहले आपने चीनी ले ली। हाँ। चीनी आपको पड़ेगी 110 रुपये। अच्छा। तो इसमें 35 में कैरेज पड़ेगा, इधर से आएंगे तो 40 कैरेज पड़ेगा। हाँ। और तो 20 रुपया बड़ा। 20 तो क्या 5-10 अपने हैं। अच्छा। हाँ। तो 1 किलो पे 40 रुपए जो कैरेज घोड़े वाले लेते हैं, और बाकी अपना जो थोड़ा बहुत कमीशन रहता है वो डाल के भी रखा जाता है सारा सामान। सही है। तो बेसिक नीड का सारा सामान है। और जो डिपो का राशन आता है वो भी इधर आता है कि वो कहीं अपना डायरेक्ट हो जाता है? वो पार्क में चले गए ना, उनको के पार्क थे हमारे, वहाँ सोसाइटी वगैरह थी, स्कूल थे, डिस्पेंसरी वगैरह थी, फिर पंचायती घर थे। हमारा मतलब 11 बिल्डिंग पिछली बार हमारी जो पार ने 11 बिल्डिंग जो बेगी सारी। अच्छा, उधर था सब कुछ पार ही रहता था अपने। मतलब जो गांव के लिए जो भी मेन चीज होती है सारी इधर सब पार ही रहती थी, क्योंकि उसमें खच्चर भी आती थी राशन लेके डिपो की, तो वही पार ही इकट्ठा होता था माल। तो जो पार एक गोडाउन था और डिस्पेंसरी वगैरह जो 11 बिल्डिंगें जो है एक साथ पानी के फ्लड में बह गई हैं। इससे बड़ी बहेगी वो। तो उसके बाद कैसे हो रहा है बाकी इधर का बस अभी कोई बिल्डिंग वगैरह है नहीं, किसी के घर में रखना पड़ता है सोसाइटी का माल। अच्छा। बस फिर तभी जाके आदमी बंदे को फिर आगे देते हैं इसको इकट्ठा होकर।
पिछली बार जो नुकसान हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और जिसने गांव को काफ़ी प्रभावित किया है। हाँ तो अभी पिछले कल यहाँ पे संक्रांत थी और आज आज भाई है। तो आज भाई है। आज ज़्यादातर जो भाई लोग बंधु हैं वो अपना इंजॉयमेंट करेंगे। पिछले कल भी इंजॉयमेंट था क्योंकि मैं रात को लेट पहुंचा गांव में, तो तब भी नीचे काफ़ी वैसा माहौल था, लोग इंजॉय कर रहे थे। तो गांव में ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बहुत मायने रखती हैं क्योंकि ये छोटे छोटे पर्व ही हैं जो कि बंधु को खुश रखते हैं, थोड़ा बिजी रखते हैं। भाई जी का कहना ऐसा है कि मैंने पीछे भी किसी बंदे से ये बात सुनी है अभी, तो यहाँ से पीछे एक जगह थी जो काफ़ी बड़ा ग्राउंड था, बहुत बड़ा। तो वहाँ पे 120 मकान थे। 120 मकान थे पीछे, सुनने में आया है भाई ऐसा। भाई जी ने भी बात सुनी है ये, ये पता किसी को नहीं कब गया कब हुआ, ये पता किसी को नहीं है। और पता नहीं कैसा फ्लड आया कि कैसा हुआ, सब चीज़ें गायब हो गई। तो अभी अपर बड़ा बंगाल से निचले बड़ा बंगाल में जा रहा हूँ साथियों। ये निचला बड़ा बंगाल है, तो चलिए भी नीचे पहुँच के बाकी बातें करते हैं। बाकी अपर बड़ा बंगाल में तो अपने बहुत सी चीज़ें जान ली हैं, बहुत से लोगों से बातें सुन ली हैं। अब थोड़ी सी बातें नीचे भी करते हैं जिससे कि थोड़ी और क्लैरिफिकेशन हो जाए कि ये गांव किस तरीके का, भाई कितनी मुसीबतों का सामना इन लोगों को करना पड़ता है। तो अभी मैं लोअर बड़ा बंगाल में हूँ। तो यहाँ से जब हम एंटर करते गांव में तो इस तरफ एक शॉप है, ये देखिए। तो दो किराना स्टोर हैं यहाँ पे, एक लोअर बड़ा बंगाल में और एक अपर बड़ा बंगाल में। बाकी ऐसे कह सकते हैं कि जो भी सामान यहाँ मिल रहा है वो डबल रेट या उससे थोड़ा सा ज़्यादा रेट पे मिल रहा है, क्योंकि कैरेज जो इधर वैल्यू सामान की उससे ज़्यादा पड़ जा रहा है। उसी चक्कर में ये जो गांव की फसल है वो बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि कैरेज इतना पड़ जाएगा कि जो बाहर के लोग हैं वो इस सामान को इस रेट में खरीदेंगे नहीं। ये देखिए, ये है बड़ा बंगाल, लोअर बड़ा बंगाल। गलियां कितनी खूबसूरत है। यहाँ पे एक आंगनबाड़ी केंद्र भी मुझे दिखा है, ये देखिए। तो साथ ही मैं बैठा हूँ लोअर बड़ा बंगाल में सोनू भाई जी की बुआ के घर में, और ये सोनू भाई जी हैं, इनके साथ में कल आया हूँ। इनकी बदौलत ही कल इधर पहुँच पाया, अदरवाइज कल नहीं पहुँच पाता। इनका बहुत सहयोग था। भाई कुछ बोलना चाहेंगे? बोलना क्या, ठीक है। सफ़र कैसा रहा आपका? सफर तो बढ़िया रहा, पर थोड़ा मुश्किल रहा था। अभी कोई बंदा आना चाहता है उधर से अभी इस टाइम पे, तो उसके लिए क्या वही उसके लिए कि पूरा अपना सामान लेके आए, जैसे अगर मन के तो गाइड गुड लेके आए, विदाउट गाइड आना मुश्किल है ना। उसके बाद तो मैं भी आया हूँ साथियों बिना गाइड के, लेकिन भाई लोग मुझे मिल गए, इस वजह से मैं इधर टाइमली पहुँचा हूँ। अदरवाइज़ रास्ता बहुत भटक करने वाला है और चारों तरफ बर्फ़ है ऊपर पास के पास, तो रास्ते का पता करना और बर्फ कहाँ से कच्चा है कहाँ पक्का है वो भी देखना बहुत मुश्किल है। तो ये आंटी जी हैं, सोनू भाई की बुआ जी। आंटी आप इधर कितने टाइम रहते हैं साल में? हम तो यहाँ 6-7 महीने रहते हैं। तो आंटी 6-7 महीने यहीं पे रहते हैं, और कल इन्होंने मेरे को डिनर भी करवाया और आज ब्रेकफास्ट भी करवा रहे हैं। ये सोनू का ही घर है। हाँ जी, सोनू भाई के घर है। हाँ। आंटी कुछ बताना चाहेंगे इधर जो प्रॉब्लम होती है लोगों को, उसकी क्या सुविधा वगैरह कुछ? यहाँ तो हमारे को कोई भी नहीं है सुविधा। अब सुविधा ही है यहाँ तो, सब चीज़ की मुश्किल आती है यहाँ पर। डॉक्टर हमें नहीं है यहाँ, फ़ोन की सुविधा हमारे को नहीं है, गाड़ी की नहीं, कोई टैक्सी नहीं, ऐसे कुछ नहीं है हमारे को, तो बहुत दिखते हैं यहाँ पर। तो अच्छा, तो अभी सुख जी आए थे बीच में, तो उन्होंने कुछ तो बोला होगा कि भाई? ऐसे तो बोल रहा है। अच्छा, पर अब होगा तभी होगा। अच्छा। तो यहाँ पे भी फिलहाल में ही सुख जी आए और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गाँव के लिए घोषणाएं करके गए, रोड के लिए बोल के गए, बाकी चीज़ों के लिए भी बोल के। पर बंदा जो पर लेडीज़ 1500 रुपये देने की बात करके, पर महीने मिलेंगे वो, पर महीने मिलेंगे वो, तो हर महीने 1500 रुपये मिलने की बात करके गए हैं। एक ही चीज़ की सब्जी आंटी? आलू की। तो ये बनाए आंटी जी ने आलू और रोटी, और ये चूल्हा ऊपर, चूल्हा थोड़ा बड़ा ज़्यादा है। नॉर्मली यहाँ पे चौका होता है और फिर चूल्हा थोड़ा नीचे दिखता है, लेकिन ये चूल्हा ऊपर उठा
थोड़ा सा आंटी जी आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पे खाना खिलाया है। इस चीज़ का क्या धन्यवाद है बेटे, तो हमारा कर्तव्य है ना। यहाँ पर कोई होटल नहीं है, कोई रहने के लिए सुविधा नहीं है, तो गांव वाले लोग की करते हैं ऐसे। हर घर में मिलेगी आपको मदद, ये नहीं है कि हमारे घर में। अच्छा। आप जहाँ जाएंगे वहाँ सब आपके इज्जत करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, हर चीज़ है। ये और भी तो लोग- हमारे गांव की एकता है यहाँ। ये नहीं है कि यहाँ कोई बाहर का बंदा आएगा कि भाई भूखा जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, हर घर में कोई भी आता तो भूखा नहीं सोएगा भाई। हाँ सबका है। तो ये गांव की एक खासियत है, इस गांव में कोई भी टूरिस्ट आता, कुछ भी आता तो भाई बोले भूखा नहीं सो सकता। हर गांव में, हर घर में अगर पहुंच जाते हैं आप तो आपको खाना पीना खिला ही देंगे। और रुकने के लिए यहाँ पे ऐसा है कि पीछे फॉरेस्ट के गेस्ट हाउस हैं, वहाँ पे भी आप रुक सकते हो। और अगर आपने टेंट वगैरह लिया तो टेंट भी वहाँ पे लगा सकते हैं। तो अभी खाना खा लेते हैं भाई, और थोड़ी सी इसके बाद अपडेट बाद में। चलिए, तो साथी अभी निकल रहा हूँ बड़ा भंगाल से, और ये आंटी जी हैं, और आंटी जी के घर में रुका था मैं। यहाँ पे खाना वाना खाया, और यहीं पीछे टेंट भी लगा था। सभी निकलते हैं। ठीक है सोनू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इधर से निकलना आ गया ना, दिख जाएगा रास्ता नीचे से। ऐसे ही दिख रहा है, यहाँ आगे प्लेन है पड़ा है। ठीक है, ठीक है फिर। तो चलिए साथी, अब निकलते हैं बड़ा भंगाल से। सुबह के 10 बजे के आसपास निकला हूँ मैं अभी। 10 बजने को 5 मिनट है अभी। ठीक है भाई ना, ठीक है सर, ठीक है। तो ये रास्ता जा रहा है चंबा की तरफ, यहीं पे बढ़ना है मुझे। 10 बजे के आसपास निकला हूँ। अब देखते हैं यहाँ से जो रोड है वो कितने दूर है और कितना टाइम लगता है वहाँ तक पहुँचने के लिए। भालडी तक रोड पहुँच चुका है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे कितना टाइम लगता है। कोई लोग कह रहे हैं भाई कि 4 घंटे लगते, कोई बंदा बोल रहा है कि 3 घंटे लगते, कोई बोल रहा है कि भाई 8 घंटे लग जाएंगे आपको। अब देखते हैं मुझे कितना टाइम लगता है। चलिए, तो ये है बड़ा बंगाल का एज पॉइंट। यहीं से गांव स्टार्ट होता है। इस तरफ फॉरेस्ट का गेस्ट हाउस है, और पटवार सर्कल इस तरफ है, पटवार का नाम। अभी ये जो रास्ता है ये जा रहा ऊपर की तरफ। वो जो पेड़ है, अखरोट का पेड़ है उधर, उसके बाद रास्ता थोड़ा प्लेन चलेगा। तो शुरू में थोड़ी चढ़ाई, तो इस चढ़ाई को चढ़ते हैं और देखते हैं कितना समय लगता है। आगे का रास्ता बीच में काफ़ी ख़राब है, तो भी आपको दिखाते चलेंगे। चले, तो बड़ा बंगाल से जब निकलोगे भाई, तो देखिए वो नीचे से बिल्कुल खड़ी चढ़ाई लगानी पड़ेगी शुरुआत में ही। उसके बाद ऐसा रास्ता आएगा। ये अखरोट का पेड़ है, यहाँ तक की चढ़ाई है। अब इसके आगे देखते रास्ता कैसे है। चलिए, अभी मैं बढ़ रहा हूँ चंबा की तरफ, जो नयागरा है धारडी की तरफ, और बड़ा बंगाल से इस तरफ आ रहा हूँ। तो पहले खड़ी चढ़ाई लगी है, उसके बाद ये जो रास्ता काफ़ी तंग है, और रास्ते में बहुत घास जो है रास्ते के बीचों बीच है, और सिंगल बंदा चढ़ने की ही जगह है, खुला रोड नहीं है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा खुला रोड लगा है, तो ये थोड़ा सा खुला रोड है। अब देखते हैं कि कैसे रोड मिलता है, क्योंकि यहाँ से जो चंबा तक जाना है वो बहुत ही मुश्किल भरा रास्ता है। तो चलिए 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं। तो अपने इस सफ़र का ये पहला ब्रेक लिया है। ये पेड़, इस पेड़ की छाया में अपना थोड़ा समय व्यतीत कर रहे हैं। रास्ते में धूप बहुत तेज़ है, और जहाँ भी रुकने की जगह मिल रही है छायादार, वहाँ रुक रहा हूँ। अभी यहाँ पे 5 मिनट बैठता हूँ, फिर निकलता हूँ। जहाँ से मैं आया था, जो स्टार्टिंग पॉइंट था, वहाँ पे रास्ता काफ़ी तंग था, लेकिन जो घोड़े वाला रास्ता है वो अलग जगह से आता है। वो गांव के बिल्कुल नीचे से, फॉरेस्ट वाले जो गेस्ट हाउस उसके नीचे से आता है। तो इतना चौड़ा रास्ता देखिए, इतना चौड़ा रास्ता है, यहाँ से घोड़े आसानी से आ सकते हैं। लेकिन बीच बीच में ऐसी जगह जहाँ पे घोड़े जो हैं पास नहीं रह पाते, अदरवाइज सिंगल घोड़ा तो आराम से आ जाता है। सीन आप देख सकते हैं भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है। चलिए अभी थोड़ी रेस्ट करके चलते हैं आगे। तो यहाँ देखिए साथियों, रास्ता कैसे बनाया गया है। यहाँ पे चढ़ाई बहुत ज़्यादा तीखी होगी भाई। हालत ख़राब होगी।
यहाँ पे ये देखिए रास्ता कैसे टिकाया गया है। हाँ, अभी आगे भी ऐसा रास्ता है और नीचे खाई देखिए। बीच बीच में ये रास्ता काफ़ी खूबसूरत भी है, छायादार भी है। यहाँ पे आराम करना बनता है भाई, इतनी ठंडी हवा चली है, वाह। मन कर रहा है यहाँ पे सो जाऊँ थोड़ी देर के लिए। अभी मुझे इस रास्ते में कोई बंदा नहीं मिला है, देखते हैं कोई बंदा मिलता तो करते हैं बातचीत। तो ये रास्ता देखिए यहाँ से टूट चुका पूरा, और यहाँ से निकलने का भी मुझे बड़ा मुश्किल लग रही है। कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, चलो देखते हैं, फिर भी करता हूँ कोशिश। बहुत मुश्किल है। तो जिस पॉइंट पे खड़ा हूँ इसके आगे रास्ता बहुत खतरनाक है। तो इस तरफ भी छोटा स्पेस है यहाँ पे, जब मैं आराम से खड़ा हूँ आगे यहाँ से बैठा हूँ। रिस्की है भाई रास्ता, बहुत ज़्यादा रिस्की है। अभी एक जगह पे पहुँचा हूँ, वहाँ पे बहुत ही सुंदर छाया है, और वो जो सामने जो दिख रही है जहाँ पे मलबा पड़ा हुआ है, वो रास्ता बहुत ही मुश्किल है। अभी फ़िलहाल में तो यहाँ से घोड़ों का आना जाना बिल्कुल ही बंद है, यहाँ से घोड़े भी पार नहीं कर सकते। बहुत ही थोड़ी सी जगह है, और ये खूबसूरत सी जगह भी आई है, तो यहाँ पे रास्ते बनती है भाई। वाह, अभी मुझे चलते हुए पूरा 1 घंटा हो चुका है, और अभी इस खाई से थोड़ा गया हूँ जो मैंने आपको दिखाई, जो स्लाइड हुई है वहाँ पे। यहाँ पे अच्छी जगह मिली है, छायादार, इसलिए यहाँ पे बैठा हूँ। पानी वगैरह पी लेते हैं, पीछे एक नाला भी है, वहाँ पे पानी भर लिया मैंने। अब देखते हैं इसके बाद कहाँ रेस्ट करनी है। यहाँ पे 5 मिनट के लिए रुक जाते हैं। बहुत ही हार्ड रास्ता है भाई। वैसे तो रास्ता ऐसा है, चौड़ा है, लेकिन बीच बीच में काफ़ी तंग रास्ता है। तो कोई भी टूरिस्ट आता भाई तो अकेले ना यार, बहुत ही खतरनाक रास्ता है। किसी को साथ लेके आएँ, गाइड को लेके आएँ, लोकल गाइड को, तो थोड़ी मुसीबत थोड़ी कम हो जाएगी। बाकी दिक्कत बहुत ज़्यादा है। मुझे लगा था कि थमसर वाला मुश्किल वाला रास्ता है, लेकिन ये वाला रास्ता भी बहुत मुश्किल भरा है। चलिए अभी चलते आगे देखते हैं। तो साथियों अभी एक ऐसी जगह पे बैठा हूँ, तो देखिए यहाँ पे एक मंदिर है। करीब 2 घंटे का सफ़र मैंने कर लिया, उसके बाद जगह आई है। उसके बाद आगे खनार करके एक गाँव आएगा, और उसके बाद आएगा धारडी। अब पता नहीं भाई आगे कितना टाइम लगने वाला। कोई बंदा बोल रहा था कि 6 घंटे लग जाएंगे आपको वहाँ पहुँचने के लिए धारडी में, तो कोई बोल रहा है कि 8 घंटे लग जाएंगे, और कोई बोल रहा है कि 5 घंटे लग जाएंगे। अब देखते कितना टाइम लगता है। हाँ, ये आगे की चढ़ाई देखिए, मंदिर के सामने बल बिल्कुल खड़ी, और ये जो जगह है बहुत सुकून भरी है भाई। इतने खूबसूरत देवदार के वृक्ष लगे, और इतनी चिल्ड हवा आ रही है यहाँ पे, मज़ा आ गया। चलिए बैठते हैं, थोड़ी देर चलते हैं। साथियों 2:10 हो चुके हैं। सुबह 10 बजे मैं बड़े बंगाल से निकला था, लेकिन अभी ऐसा बोल सकते कि हाफ पॉइंट से थोड़ा ज़्यादा सफ़र किया है। 60%, 40% अभी बाकी है। और यहाँ पे एक नाला है,
तो नाले के पास एक जगह मिली है जहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रहा हूँ, पानी पी लिए है। पूरा रास्ता भाई धूप से भरा है और हालत ख़राब हो रही है। एक अच्छी बात है यहाँ पे हवा लग रही थोड़ी देर के बाद, नहीं तो भाई हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। और यहाँ पे कोई 10 से 15 मिनट की रेस्ट करूँगा, उसके बाद निकलूँगा क्योंकि शरीर पूरा ओवरहीट हो गया भाई। तो चलिए यहाँ पे थोड़ी सी रेस्ट कर लेते हैं, फिर निकलते हैं। मेरे को तो नींद भी आ रही है, क्या होता है नींद भी पड़ सकती है बैठे बैठे। चलिए तो साथी समय हो चुका है 2:54 और अभी मैं पहुंचा हूं खनौर में। तो खनौर का गांव ऊपर की तरफ है, घर दिख रहे हैं। तो उस तरफ है खनौर और मेरे सामने है धारड़ी। और खनौर तक पहुंचने के लिए मुझे करीब 5 घंटे का समय लग गया है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था इतना समय लगेगा, लेकिन रास्ते में बहुत ही अप्स एंड डाउन्स थे। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, बिल्कुल नीचे ढलान, आगे भी एक खड़ी चढ़ाई है। आगे देख के दिल डर जा रहा है। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कि बड़ा बंगाल तक पहुंचने के लिए ये रोड लो चाहे वो रोड लो, हालत एक ही जैसी होने वाली है। बहुत ख़तरनाक रोड है भाई। अभी तक मुझे एक बंदा भी नहीं मिला है। पिछले 5 घंटों से मैं चला हूँ, एक भी पर्सन मुझे नहीं मिला इस रास्ते में। बस ऐसे लगा बिल्कुल सुनसान इलाका है, सुनसान पड़ा है। चलिए अभी यहाँ से निकलता हूँ। और एक बात है, बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ ये माता का है और विलेज है। तो जिस जगह पे भी बैठा, जिस एज पे, यहाँ पे जियो का सिग्नल थोड़ा थोड़ा आ रहा है। इससे पीछे कहीं पे भी सिग्नल नहीं है। तो आगे तो आ ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे सिग्नल आ रहा है, इस पॉइंट पे। और यहाँ पे पानी की भी सुविधा है। पीछे नाले में अगर आपको कहीं पे पानी मिलता तो भाई उस टाइम पे पानी की बोतल भर ले, क्योंकि बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप के बाद पानी है। और यहाँ पे भी पानी मिलेगा आपको। तो सामने नलके की पाइप लगी है। तो 5 मिनट की रेस्ट लेते फिर चलते हैं। थोड़ा समय और अभी सफ़र। तो साथी 5 बज चुके हैं और अभी तक मैं धराड़ी नहीं पहुंचा हूँ। बहुत टाइम टेकिंग सफ़र लग रहा है ये। 7 घंटे चलते हुए हो चुके हैं। और ये मेरे सामने है धराड़ी। ये बीच में टीला जैसा घर बने हैं, ये धराड़ी है। पहले इधर चढ़ाई करनी है, बस चढ़ाई वाली जो ज़्यादा टेंशन हो रही है। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई अब इसके बाद, और उसके बाद फिर सीधे नीचे खड़ी ढलान उतरनी है। इस तरफ से मैं आया हूँ। अभी मौसम बहुत अच्छा रहा है आज। धूप रही है, लेकिन ये जो ठंडी ठंडी हवा चली है बीच में, इसके चक्कर में थोड़ा ठीक रहा हूँ। अब भूख भी बड़ी ज़ोरों से लग पड़ी है और हालत तो आप देख सकते हैं, पूरा मुँह सन बन हो चुका है। तो चलिए धराड़ी पहुँचने की कोशिश करते जल्द से जल्द। तो साथियों, ये मेरे सामने है धराड़ी। तो ये धराड़ी है पीछे, और वहाँ से वो नीचे से चढ़ाई चढ़ते 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 यहाँ पहुँचा हूँ। अभी भी चढ़ाई वाला पैच है, इसको सोच कर ही टेंशन हो रही, लेकिन अच्छा लग रहा पहुँच गए हैं। और इसके बाद नीचे उतरना, वो बिल्कुल खड़ी ढलान है। गाँव बहुत सुंदर है भाई, लेकिन यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो पिछले 7.5 घंटों में मैं बड़ा बंगाल से चला हूँ, लेकिन बीच में एक इंसान भी नहीं मिला है। अभी यहाँ पे पहुँच के मुझे 2 बंदे ऊपर दिखे हैं। मतलब ये रूट इतना व्यस्त नहीं है अभी फ़िलहाल। नॉर्मली नहीं तो कोई ना कोई तो बंदा मिलता है, गांव का कोई, बाहर का कोई भी बंदा नहीं मिला। चलिए अब पहुँचते ऊपर, वहाँ से देखते हैं आपको अगली अपडेट। तो पौने 6 बजे पहुँचा हूँ धराड़ी गाँव में। ये ऐसा गाँव भाई, ये आंगनवाड़ी केंद्र है धारड़ी। एक्चुअली ये धारड़ी है। अभी यहाँ पे पढ़ा तो समझ आया, क्योंकि ऑनलाइन समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा धारड़ी।
सेब के पेड़ लगे हैं यहाँ पे और मानी के पेड़ लगे हैं, क्योंकि घाड़ी गांव से भी निकल चुका हूँ और ढलान का रास्ता ले लिया है। ये देखिए इस तरीके का रास्ता है, अब सीधा नीचे रोड तक ढलान ही ढलान है। अब देखिए ढलान लगेगी। तो अभी मुझे यहाँ से नीचे जो रोड है वो दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा। तो ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड रोड है, अभी धाड़ी तक प्रॉपर पहुँचे नहीं, लेकिन काफ़ी सुविधा होगी गांव वालों को उस रोड के यहाँ पहुँचने के बाद। अब उस रोड तक ही मुझे ढलान लेनी है। तो चलिए, और सामने गाँव है खूबसूरत सा गरौंदा गाँव, बहुत ही खूबसूरत गाँव। 6:17 हो चुके हैं और धाड़ी से नीचे आ गया मैं। और मेन रोड पे आने से पहले भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है। धाड़ी से पहले आपको पूरा नीचे उधर उतरना पड़ेगा नाले तक, उसके बाद फिर खड़ी चढ़ाई। हर मोड़ पे भाई परीक्षा है। अभी यहाँ से ऊपर चलते हैं, ऊपर 2-3 मतलब काफ़ी हाई एल्टीट्यूड अभी तक गेन करने को, काफ़ी कड़ी परीक्षा भी। चलिए, तो साथियों समय हो चुका है 6:45 और अभी मैं पहुंचा हूं इस रोड पे। आप देखिए, तो मेरे भांजे आशु जी जो मुझे छोड़ने आए थे राजगुंदा और आज चंबा में लेने भी आए, भाई बहुत बहुत धन्यवाद इनका। वेलकम जी, वेलकम। इनको देख के जान में जान आई है भाई। आप हैं तो हम हैं मामा जी, आपसे बढ़कर कुछ। तभी बाइक आ गई अपनी। अब भाई मैं सवारी हूँ और भाई हमारा राइडर है। अब निकलते हैं यहाँ से। हर सफर की एक मंजिल होती है, लेकिन कुछ यात्राएं मंजिल पर खत्म नहीं होती, वो हमेशा यादों में जिंदा रहती हैं। बड़ा भंगाल ने मुझे सिर्फ पहाड़ नहीं दिखाए, इसने सिखाया कि सादगी, संघर्ष और खुशियां एक साथ भी जी जा सकती हैं। आज मैं वापस लौट रहा हूं, लेकिन इस गांव की यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। अगर आपको ये पूरी यात्रा पसंद आई हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो हिमालय को सिर्फ तस्वीरों में नहीं बल्कि करीब से महसूस करना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नई एडवेंचर में।